भाई मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सीआरपीसी 1973 में संहिताबद्ध की गई थी और ये राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को मिली थी। यह सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। हम टोटल सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं और जो 33 चैप्टरों में विभाजित है। इसमें 2 अनुसूची भी हैं। फर्स्ट अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण करती है और सेकंड उसमें प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूपों की संख्या 56 है। अनुसूची फर्स्ट में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें अभी ये बताया गया है कि कोई अपराध संज्ञेय है कि जमानती है, और जो प्रारूप दिए गए हैं, जो जैसे हम कोई समन निकालने के लिए, वारंट के लिए और आरोप रचना किस प्रकार की जाती है, इन प्रारूप के आधारों पर ही आरोप की किसी आरोप या समन निकालना और उनके आधार पर ही किया जाता है। 1973 में सीआरपीसी बना तो पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1898 थी। वर्तमान सीआरपीसी ने 1898 की सीआरपीसी को ख़त्म नहीं किया है। 1973 में सीआरपीसी बन जाने के बाद समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। 1974 में इसमें परिवर्तन हुआ, 1976 में हुआ था, 1979 में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन 2005-06 में हुए हैं। अब देखेंगे हम कानूनों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो सारभूत विधियाँ और एक प्रक्रियात्मक विधियाँ। सारभूत विधियाँ वे होती हैं जो अधिकार व कर्तव्य आरोपित करती हैं, जैसे माल विक्रय अधिनियम, आईपीसी, संविदा अधिनियम आदि। और प्रक्रियात्मक विधियाँ वे होती हैं जो अधिकार व कर्तव्यों दायित्वों को परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया विहित करती हैं। कभी कभी इन्हें उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है। दंड प्रक्रिया संहिता मूल रूप से एक प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन सीआरपीसी में कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जो सारभूत विधियों का रूप भी हैं। प्रक्रियात्मक विधि होने के नाते सीआरपीसी अपराधों के बारे में, अपराधों के विषय में अन्वेषण, जांच, विचारण प्रक्रिया विहित करती है। अब देखेंगे सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी एक ऐसा अधिनियम है जो अपराधों में अन्वेषण, जांच व विचारण की प्रक्रिया विहित करता है। अभी देखेंगे सीआरपीसी में कुछ सारभूत विधियों के भी लक्षण उपलब्ध हैं, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, अभियुक्त के अधिकार, जैसे जमानत पर छूटने का अधिकार और गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे की अवधि में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, बिना कानून प्राधिकार के पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखे जाने का अधिकार, अपनी इच्छा के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार, अपना बचाव करने का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, अपनी चिकित्सा परीक्षण कराने का अधिकार, नामजद व्यक्तियों को सूचना दिलाए जाने का अधिकार। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो वो नामजद व्यक्तियों को सूचना देता है, और जैसे अपील करने का अधिकार। इस प्रकार ये सभी सीआरपीसी में कुछ सारभूत विधियों के लक्षण हैं, क्योंकि जो अधिकारों कर्तव्य उपलब्ध करते हैं। वैसे मूल रूप से सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है जो अधिकार कर्तव्यों को लागू करने के लिए प्रक्रिया विहित करती है। अब देखेंगे समाज में अपराधों को समाप्त करने के लिए 2 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं।
एक तो दंडात्मक व्यवस्था और एक निवारणात्मक व्यवस्था। दंडात्मक व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो प्रशासन के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन संस्थित किया जाता है। उसे अभियुक्त को विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया जाता है। अगर प्रश्नगत अपराध उसके विरुद्ध साबित हो जाता है तो उसे न्यायालय के द्वारा सिद्धदोष किया जाता है और राज्य के द्वारा दंडित किया जाता है। दंडात्मक व्यवस्था कहते हैं इसको। न्यायालय दंड नहीं देता बल्कि राज्य दंड देता है। इसमें यह है कि सिर्फ न्यायालय का काम तो उसको सिद्धदोष करना है, राज्य के द्वारा ही इसको दंडित किया जाता है। अब निवारणात्मक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। निवारणात्मक व्यवस्था में अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने से पहले ही अग्रिम कार्रवाई की जाती है। क्या निवारणात्मक विधियां मूल स्वतंत्रता के खिलाफ हैं? क्या यह सही है? यह सही नहीं है, क्योंकि समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का दमन करने के लिए प्रत्येक सरकार व राज्य के पास इस शक्ति का होना जरूरी है। सीआरपीसी जो है न केवल दंडात्मक व्यवस्था के बारे में लागू होती है बल्कि निवारणात्मक व्यवस्था के बारे में भी लागू होती है। जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 107, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि जब कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करने वाला है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 साल तक प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पर निष्पादित कर सकता है। और आगे इसमें एक सेक्शन 133 में भी ये कहा है कि जब कोई व्यक्ति नुसेंस करता है तो उसको रोकने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, वह कि ये भी निवारणात्मक कार्रवाई में आती है। और धारा जैसे सीआरपीसी धारा 143, अब जब कहीं पर भी एक धारा 144 लग जाती है तो वो भी निवारणात्मक व्यवस्था का एक रूप है। दंडात्मक व्यवस्था में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाती है और निवारणात्मक व्यवस्था में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई की जाती है। जैसे दंडात्मक व्यवस्था में न्यायिक मजिस्ट्रेट में जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सेशन न्यायालय हुआ, और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में जैसे जिला कलेक्टर, उपखंड सब मजिस्ट्रेट उसमें ही आते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में तहसीलदार भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, क्या प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते सीआरपीसी के उपबंध केवल आईपीसी के उपबंधों के बारे में लागू होते हैं या किसी अन्य अपराधों के बारे में भी लागू होते हैं? क्या प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते सीआरपीसी के उपबंध केवल आईपीसी के अपराधों के बारे में लागू होते हैं या किसी अन्य अपराधों के बारे में लागू होते हैं? इस संबंध में 2 साधारण सिद्धांत हैं। फर्स्ट है, दंड संहिता के अंतर्गत प्रत्येक अपराध में अन्वेषण, जांच और विचारण इस सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। और सेकंड है, विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में अन्वेषण, जांच व विचारण निम्न प्रकार होगा। अगर विशेष अधिनियम के द्वारा प्रक्रिया विहित की गई है तो उसी के अनुसार अन्वेषण, जांच और विचारण किया जाएगा। अगर विशेष अधिनियम में कोई प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो इस सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार उसका अन्वेषण, जांच और विचारण किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता को 1973 किसने बनाया? हम ये देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता को किसने बनाया। सन 1898 में सीआरपीसी बनी तो उसका अधिनियम अखिल भारतीय विधायिका द्वारा किया गया। उस पर सहमति गवर्नर जनरल ने दी थी और 1973 की सीआरपीसी का अधिनियमन भारतीय संसद ने किया है। सीआरपीसी एक ऐसा विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्धित सूची में सम्मिलित है। इसलिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संवर्धित विधायिका शक्ति के प्रयोग में संसद ने इसका निर्माण किया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद तो निश्चित रूप से सीआरपीसी में संशोधन कर सकती है। संसद तो निश्चित रूप से सीआरपीसी में संशोधन कर सकती है। क्या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा सीआरपीसी के उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है?
किया जा सकता है। सीआरपीसी का निर्माण संसद ने किया है, लेकिन राज्य की विधानमंडल भी इसमें संशोधन कर सकते हैं। अपनी स्थानीय आवश्यकताओं व ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए राज्यों के विधानमंडलों ने सीआरपीसी में संशोधन किए हैं। सीआरपीसी एक समवर्ती विषय है। संविधान के अनुच्छेद 240 खंड सेकंड में संसद और राज्यों के विधानमंडलों को कानून बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। इसी कारण से राज्यों के विधानमंडल भी सीआरपीसी के उपबंधों में संशोधन व परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी राज्य के विधानमंडलों के द्वारा सीआरपीसी के किसी उपबंध में संशोधन किया जाता है तो ऐसे संशोधन उसी राज्य की सीमाओं में लागू होगा, किसी दूसरे राज्य में वह संशोधन लागू नहीं होगा। अगर किसी राज्य ने कोई संशोधन किया है तो उसी राज्य में वह संशोधन लागू होगा और किसी अन्य दूसरे राज्य में वह लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीआरपीसी में उच्च न्यायालय के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। सीआरपीसी में उच्च न्यायालय के द्वारा संशोधन किया जा सकता है क्या? जहाँ तक सीआरपीसी में धाराओं और अनुसूची फर्स्ट का ताल्लुक है, उच्च न्यायालय इसमें परिवर्तन व संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन अनुसूची सेकंड में प्रारूप दिए गए हैं। सेक्शन 476 सीआरपीसी में इसमें बताया गया है कि इसमें परिवर्तन करने का शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है। उच्च न्यायालय को 476 धारा 476 अनुसूची सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय के द्वारा प्रारूप विहित किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के द्वारा प्रारूप विहित किया जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 473 में शक्ति दी गई है। इसी शक्ति का स्रोत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 237 में दिया गया है। यह संविधान का अनुच्छेद 237 सीआरपी उच्च न्यायालय को प्रारूप में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।